आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं और दशांश। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि पेट्रोल का मूल्य 10 पैसे से बढ़ गया है, जबकि डीजल का 16 पैसे से। अब दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य होगा 71.12 रुपए और डीजल का मूल्य होगा 66.35 रुपए। इसी तरह क्या आपने दुकान से सामान खरीदने पर प्राप्त हुई रसीद को ध्यान से देखा है? क्या इस पर वस्तुओं का मूल्य सिर्फ पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स से अंकित किया होता है? आपने ऐसी संख्याओं में एक बिंदु प्रयोग होता हुआ देखा होगा। इसे हम कहते हैं दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु का प्रयोग पूर्ण संख्याओं को भाग से अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ दशमलव बिंदु के प्रयोग से 71 रुपए और 12 पैसे अलग किए गए हैं। इसी प्रकार 66 रुपए और 35 पैसे अलग किए गए हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है कहलाती हैं। किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2.6 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है। मान लीजिए हम एक वर्ग को 1 इकाई मानते हैं। इस तरह से 2 इकाइयों के लिए हम 2 वर्ग लेंगे। इसी के साथ अब यहाँ 6 दशांश भी है, इसलिए हम एक और वर्ग को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेंगे। इस वर्ग में अगर हम 2 भागों को जोड़कर इनका एक ही भाग बनाते हैं तो हमें कुल 5 भाग प्राप्त होंगे, जिनमें से 3 भाग छायांकित है। भिन्न के रूप में इसे 3/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 2 पूर्ण वर्ग और 3/5 भिन्न साथ में 2 और 3/5 के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए 2.6 को भिन्न के रूप में 2 और 3/5 से आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। यह एक वर्ग है जिसका 4 पंचमांश भाग छायांकित है। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000 जैसे संख्या हो। 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए हम इस वर्ग के प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं
तो हमें कुल 10 बराबर भाग प्राप्त होंगे। इनमें से अब 8 भाग छायांकित हैं। हम कह सकते हैं कि 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न है 8 दशांश। इसी को हम दशमलव रूप में 0.8 से व्यक्त करेंगे। साधारणतः किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2.6 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है। मान लीजिए हम एक वर्ग को 1 इकाई मानते हैं। इस तरह से 2 इकाइयों के लिए हम 2 वर्ग लेंगे। इसी के साथ अब यहाँ 6 दशांश भी है, इसलिए हम एक और वर्ग को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेंगे। इस वर्ग में अगर हम 2 भागों को जोड़कर इनका एक ही भाग बनाते हैं तो हमें कुल 5 भाग प्राप्त होंगे, जिनमें से 3 भाग छायांकित है। भिन्न के रूप में इसे 3/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 2 पूर्ण वर्ग और 3/5 भिन्न साथ में 2 और 3/5 के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए 2.6 को भिन्न के रूप में 2 और 3/5 से व्यक्त किया जाएगा। भिन्नों की ही तरह हम दशमलव संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे समझें। यहाँ एक संख्या रेखा है। दशमलव संख्याओं का निरूपण देखने के लिए इस पर हमने कुछ ही संख्याएं ली हैं। चलिए इकाई दूरी के 10 भाग बनाएं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से एक भाग कैसे व्यक्त किया जाएगा? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह होगा 1/10। इसे ही हम 0.1 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार 2 दशांश भाग 0.2 से 3 दशांश भाग 0.3 से व्यक्त किया जाएगा। जरा सोचिए, अगर हमें 2.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ भी हम इकाई दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चूँकि 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है, इसलिए हम 2 के आगे 6 भाग गिनेंगे। इससे हमें 2.6 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएंगे और 3 के आगे 9 भाग गिनेंगे। इससे हमें 3.9 का स्थान प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना छोटा होता है। इस तरह से इकाई का स्थान दहाई के स्थान से 10 गुना छोटा है और इसी प्रकार दशांश का स्थान इकाई के स्थान से 10 गुना छोटा है। आप जानते ही होंगे कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है। इस समझ से हम दशमलव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3.9 2.6 के दाईं ओर है, इसलिए 3.9 बड़ा है 2.6 से। या हम कह सकते हैं कि 2.6 3.9 के बाईं ओर है, इसलिए 2.6 छोटा है 3.9 से। दशमलव संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी की जा सकती है। इसके लिए पहले हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर व्यक्त की गई पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना करते हैं। जैसे 12.5 और 14.2 में पूर्ण संख्या 14 पूर्ण संख्या 12 से बड़ी है, इसलिए 14.2 12.5 से बड़ी है। जरा सोचिए, अगर पूर्ण संख्याओं का मान बराबर होगा तो आप तुलना कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्याएं बराबर होंगी तो हम दशांश भागों की तुलना करते हैं। जैसे 23.4 और 23.7 में
पूर्ण भाग बराबर हैं, इसलिए हम दशांश भागों की तुलना करेंगे। यहाँ 7 दशांश 4 दशांश से बड़ा है, इसलिए 23.7 बड़ा है 23.4 से। आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। अगले वीडियो में दशांश से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित उदाहरण। दिए चित्र को देखकर पता कीजिए कि सिरिंज में दवाई की मात्रा कितनी है। जैसा कि हम देखते हैं, सिरिंज पर स्केल मिलीलीटर में अंकित की गई है, यानी कि यहाँ तक दवाई होने पर हम कहते हैं कि दवाई की मात्रा 1 मिलीलीटर है। आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक मिलीलीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार मिलीलीटर का एक भाग होगा 1 मिलीलीटर। चूंकि यहाँ 2 पूर्ण है और 5 दशांश है, इसलिए सिरिंज में दवाई की मात्रा होगी 2.5 मिलीलीटर। अगला उदाहरण, जयंत ने 3 और 1/2 रोटियां खाई हैं। आप इसे दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जयंत ने 3 और 1/2 रोटियां खाई हैं। यहाँ 3 और 1/2 यह संख्या एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है। 3 और 1/2 का दशमलव रूप हम निम्न प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि 3 और 1/2 में 3 पूर्ण है और 1 आधा है, इसलिए हम इसे 3 धन 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 पूर्ण भाग है और 1 पूर्ण भाग का आधा भाग है। यहाँ हमें 1/2 को ऐसी भिन्न में परिवर्तित करना होगा जिसका हर 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हों। इसके लिए हम इस पूर्ण भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ रोटी के 10 में से 5 भाग है, इसलिए 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10। तो बताइए, अब 3 इकाइयां और 5 दशांश दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 3 इकाइयां और 5 दशांश व्यक्त किया जाएगा 3.5 से। 1/2 की तुल्य भिन्न पता करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए हम 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुना करेंगे। इससे हमें 1/2 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 5/10। इसे हम दशमलव रूप में लिखते हैं 0.5 से। इसी के साथ 3 और 1/2 को 3 धन 0.5 से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 3.5 से। तो दशमलव में हम यह कह सकते हैं कि जयंत ने 3.5 रोटियां खाई हैं। आज हमने देखे दशांश से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। एक दिन शिक्षक ने बच्चों को 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए कहा। मनीष ने 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखा, नीरज ने 1.2 लिखा और सीमा ने 0.5 लिखा। तो बताइए, तीनों में कौन सही है? बच्चे यह समझ नहीं पाते कि किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए उसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं होना आवश्यक है। कुछ बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं कि यहाँ हर 10 नहीं है और वे 1/2 के अंश को दशमलव बिंदु के बाद लिखकर 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखते हैं। कुछ बच्चों की यह समझ बन जाती है कि दशमलव रूप में व्यक्त करते समय अंश को दशमलव बिंदु के पहले और हर को दशमलव बिंदु के बाद लिखा जाता है। ये दोनों जवाब गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत है। सही समझ यह है कि 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000
इत्यादि जैसी संख्याएं हों। 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुणा करने पर हमें 5/10 यह तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इसे दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है 0.5 से। इसलिए 1/2 बराबर 0.5 है, यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखते समय शिक्षक ने समीर से सवाल पूछा, क्या दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है? इस पर समीर ने जवाब दिया हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि समीर का जवाब सही है या गलत? कई बार यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है। इस समझ के साथ समीर के जवाब को सही समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि दशमलव संख्याएं पूर्ण भाग का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल व्यक्त करती हैं, जो कि 0 से ज्यादा ही होता है। अगर हम किसी दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका स्थान 0 के दाईं ओर ही होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है। चूँकि प्रत्येक दशमलव संख्या 0 के दाईं ओर निरूपित की जाती है, इसलिए दशमलव संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखते हैं दशांश से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यक्त करते समय दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट को भी सारणी में दर्शाते हैं। यह गलत समझ है। हम स्थानीय मान सारणी में अंकों को उनके स्थानों पर दर्शाते हैं, क्योंकि संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 103.4 में 4 दशांश स्थान पर है, इसलिए इसका मान है 0.4। लेकिन स्थानीय मान सारणी में हम इसे सिर्फ 4 इस अंक से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम दशमलव बिंदु नहीं दर्शाते। संख्याओं में अंकों के स्थानों की बात करें तो बच्चों को दशांश और दहाई के स्थानों में उलझन होती है। इस तरह से 34.8 में 3 दशांश का अंक और 8 दहाई का अंक समझा जाता है। यह समझना जरूरी है कि दशमलव बिंदु के दाईं तरफ दशांश का स्थान होता है और दहाई का स्थान दशमलव बिंदु के बाईं ओर दूसरा स्थान होता है। अगर हम एक पट्टी को 1 इकाई माने तो 10 पट्टियों के समूह को 1 दहाई कहा जाता है। अब अगर हम एक पट्टी लेकर इसके 10 बराबर भाग बनाएं तो इनमें से एक भाग एक दशांश कहलाता है। इसलिए दहाई के स्थान का अंक 10 इकाइयों के कितने समूह है यह बताता है, जबकि दशांश का अंक 1 इकाई के 10 बराबर भागों में से कितने भाग लिए हैं यह दर्शाता है। कुछ बच्चे इकाई के स्थान के बाद एकांश यानी वंश का स्थान भी जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता। दशमलव बिंदु के बाद में दशांश का स्थान होता है। किसी वस्तु का दशांश भाग 1/10 से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से एकांश का अर्थ होगा 1/1 मतलब 1, लेकिन हम 1 को इकाई के स्थान पर ही दर्शाते हैं, इसलिए हमें एकांश स्थान की जरूरत नहीं, इसलिए हम यह स्थान नहीं दर्शाते। आज हमने देखी दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे शतांश और हजारवा। एक फल वाला फल बेच रहा था। रास्ते से जाते हुए राहुल की नजर फलों पर पड़ी। ताजे ताजे सेब देखकर उसका मन ललचा गया। उसने फल वाले को सेब का दाम पूछा। फल वाले ने दाम बताया 55 रुपए प्रति किलो। अगर राहुल आधा किलो सेब खरीदता है तो उसे फल वाले को कितने रुपए देने चाहिए? सोचिए। सही सोचा। चूंकि राहुल आधा किलो सेब खरीद रहा है तो उसे दाम भी आधा ही देना पड़ेगा, यानी कि 27 रुपए 50 पैसे। क्या आप बता सकते हैं इसे हम रुपए में कैसे व्यक्त करेंगे? इसके लिए हमें संख्या के दशांश यानी टेंस के स्थान के साथ साथ शतांश यानी हंड्रेड्स और हजारवे यानी थाउजेंड स्थानों की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो आइए रोचक तरीके से इनकी समझ बनाएं।
यह 1 रुपया है। क्या आपको पता है कि 1 रुपया बराबर कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पूर्ण वर्ग ₹1 को निरूपित करता है। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग होगा 1 दशांश। अगर हम प्रत्येक दशांश भाग के भी 10 बराबर भाग बनाते हैं तो हमें ऐसे कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे। अब हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग बराबर 100 भाग है, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अगर हम सिर्फ एक भाग की बात करें तो यह संपूर्ण वर्ग का एक शतांश भाग है, यानी कि 1 पैसा रुपए का एक शतांश भाग है। यह एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है जिसका अंश 1 और हर 100 है। एक भिन्न जिसका हर 100 हो को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक शतांश को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं 0.01। अब यह दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 स्थान हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर पहला स्थान दशांश यानी टेंथ्स का है और दूसरा स्थान शतांश यानी हंड्रेड्स का है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग का 10वां भाग 1 दशांश है। ठीक इसी प्रकार 1 दशांश का 10वां भाग 1 शतांश है। इससे आप क्या समझते हो? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं प्रत्येक स्थान का मान पिछले स्थान के मान से 1 दशांश होता जाता है। इस समझ के साथ आइए अधूरे सवाल को पूरा करते हैं। सवाल था 27 रुपए 50 पैसे को रुपयों में व्यक्त कैसे करेंगे। चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए। इस तरह से 50 पैसे बराबर 50/100 रुपए यानी कि 0.50 रुपए। इस प्रकार 27 रुपए और 0.50 रुपए साथ में 27.50 रुपए बन जाएंगे। जरा सोचिए, अगर हम 100 भागों में से प्रत्येक भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो कितने भाग होंगे? सोचिए। सही सोचा, एक भाग के 10 भाग, इसलिए 100 भागों के 100 गुना 10 बराबर 1000 भाग। इन 1000 भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह इस संपूर्ण वर्ग का 1000वां यानी 1000th भाग होगा। इसे ही हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और पढ़ते हैं 0.001। इस प्रकार से दशमलव बिंदु के दाईं ओर तीसरा स्थान है 1000वां। यहाँ एक संख्या है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा। इसे हम पढ़ेंगे 125.378। यहाँ दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हम इकाई यानी यूनिट्स, दहाई यानी टेंस, सैकड़ा यानी हंड्रेड्स और हजार यानी थाउजेंड्स जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दशमलव बिंदु के दाईं ओर एक संपूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। इसके लिए हम दशांश, शतांश और हजारवां जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं। अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं तो प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना बड़ा होता है, तो इस दिशा में हम 10 से गुणा करते हुए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रत्येक स्थान पिछले स्थान से 10 गुना छोटा होता है, इसीलिए इस दिशा में हम 10 से विभाजित करते हुए जाते हैं। तो बताइए, 1 शतांश और 1000वां में क्या संबंध है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 1000वां 1 शतांश का 10वां भाग है, यानी कि 1000वां 1 शतांश से 10 गुना छोटा है। आज हमने सीखा शतांश और हजारवां। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण।
अब चलिए जानते हैं भिन्नों को दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करें। मान लीजिए हमें 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हमें 3/4 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 हो। यहाँ हम किसी भी प्रकार से 3/4 का हर 10 नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 3/4 के अंश और हर को 25 से गुणा करें तो हमें 3/4 की तुल्य भिन्न 75% प्राप्त होती है, जिसका हर 100 है। अब हम 75% को 0.75 लिख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं दशमलव रूप से भिन्न कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए हमें 3.25 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम एक संपूर्ण यानी कि एक इकाई को एक वर्ग मानेंगे। शतांश तक की संख्या दर्शाने के लिए हम इसे 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। 3 को दर्शाने के लिए हम 3 वर्ग लेंगे और इनके सभी भागों को छायांकित करेंगे। और 25 शतांश दर्शाने के लिए हम 100 में से 25 भागों को छायांकित करेंगे, जो कि व्यक्त किया जाएगा भिन्न 25/100 से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्ग का छायांकित भाग पूर्ण वर्ग का 1/4 भाग है, इसलिए हम 25/100 के स्थान पर 1/4 लिखेंगे। इस तरह 3 पूर्ण और 1/4 भाग भिन्न के रूप में 3 और 1/4 इस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। इसलिए 3.25 का भिन्न के रूप में रूपांतरण है 3 और 1/4। गणित में किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम पूर्ण भाग और इकाई से छोटे भाग को अलग करते हैं। फिर हम इकाई से छोटे भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर इस भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त करते हैं और अंत में पूर्ण भाग को इकाई से छोटे भाग के साथ लिखते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जरा सोचिए, क्या हम शतांश और हजारवें स्थान तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? सोचिए। हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस संख्या रेखा पर 0 से 10 तक संख्याएं व्यक्त की हैं। अगर हम संख्या रेखा को बड़ा करते हैं तो हम 0 से 1 तक का अंतर 10 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके साथ हम 0.1, 0.2, 0.3 इत्यादि संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम संख्या रेखा को और बड़ा करते हैं तो हम 0 और 0.1 के अंतर के भी 10 भाग बना सकते हैं। इस तरह से हम 0 से 1 तक के अंतर के कुल 100 भाग बना सकते हैं। इनके उपयोग से अब हम 0.01, 0.02, 0.03 जैसी शतांश स्थान तक की संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम संख्या रेखा को और बढ़ाकर 0 से 0.01 तक के अंतर को भी 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह हर एक भाग 1000वां भाग होगा, यानी कि अब हम 0.001, 0.002, 0.003 जैसी 1000वें स्थान तक की संख्याओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा के उदाहरण। अध्यापक ने अक्षय की लंबाई मापी। लंबाई थी 145 सेंटीमीटर। अध्यापक ने अक्षय को इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए कहा। अक्षय ने लंबाई लिखी 1.45 मीटर। क्या उसने लंबाई सही प्रकार से व्यक्त की है? चलिए 145 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करें।
जैसा कि आप जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक भाग ऐसे 100 भाग होते हैं 1 मीटर। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 शतांश मीटर। इस प्रकार 145 सेंटीमीटर बराबर 145 शतांश मीटर। जब हर 100 हो तब हम अंश के दाईं ओर के 2 स्थानों को छोड़कर दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट रखते हैं। इस तरह से 145 सेंटीमीटर बराबर 1.45 मीटर। आइए इसे दूसरे तरीके से समझें। 145 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर धन 45 सेंटीमीटर। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 45 सेंटीमीटर बराबर 45 शतांश मीटर यानी कि 0.45 मीटर, इसलिए 145 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर धन 0.45 मीटर यानी कि 1.45 मीटर। इस प्रकार अक्षय ने मीटर में लंबाई को सही प्रकार से व्यक्त किया है। अगला उदाहरण, रिया अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी गई। उसे एक तरबूज खरीदना था। उसने 2 तरबूज पसंद किए। एक का वजन था 3.259 किलोग्राम और दूसरे का वजन था 3.23 किलोग्राम। माँ ने रिया से पूछा, कौन से तरबूज का वजन ज्यादा है, 3.259 किलोग्राम वाले तरबूज का या 3.23 किलोग्राम वाले तरबूज का। इस पर रिया का सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ हमें दोनों तरबूजों के वजनों की तुलना करनी है। तरबूजों के वजन दशमलव संख्याओं में व्यक्त किए हैं। किन्हीं भी 2 दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए पहले हम इसके पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा, वह संख्या बड़ी होती है। यहाँ 3.259 का पूर्ण भाग 3 है और 3.23 का पूर्ण भाग भी 3 ही है, यानी कि दोनों के पूर्ण भाग बराबर है। ऐसी स्थिति में हम दशांश स्थान के अंक की तुलना करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों संख्याओं में दशांश स्थान पर अंक 2 है, इसलिए हम शतांश स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 3.259 के शतांश स्थान पर 5 है और 3.23 के शतांश स्थान पर 3 है। चूंकि 5 शतांश 3 शतांश से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.259 3.23 से बड़ी संख्या है। इसलिए रिया का जवाब होना चाहिए 3.259 किलोग्राम। अगला उदाहरण, एक परीक्षा में अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले। प्राप्त मार्क्स को भिन्न के रूप में निरूपित कर इसका दशमलव रूप प्राप्त करें। अनुराग को 40 में से 29 मार्क्स मिले, इसलिए प्राप्त मार्क्स की भिन्न होगी 29/40। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। इसके लिए हमें 29/40 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 हो। क्या आप बता सकते हैं 29/40 की तुल्य भिन्न क्या होगी, जिसका हर 10, 100 या 1000 जैसी संख्या हो? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम किसी भी प्रकार से 29/40 का हर 10 या 100 नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 29/40 के अंश 29 और हर 40 को 25 से गुना करें तो हमें 29/40 की तुल्य भिन्न 725/1000 प्राप्त होती है, जिसका हर 1000 है। अब हम 725/1000 को 0.725 लिख सकते हैं। यह 29/40 का दशमलव रूप है। अगला उदाहरण, आकाश ने 1.056 को भिन्न के रूप में 1 और 7/125 लिखा। क्या आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है? यहाँ 1 इकाई है, 0 दशांश है, 5 शतांश है और 6 हजारवे है। जैसा कि आप जानते हैं, दाएं से बाएं अंकों का स्थानीय मान 10 गुना होता जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 शतांश बराबर 50 हजारवे हैं। इस तरह से अब यहाँ कुल 56 हजारवे हैं। एक पूर्ण के 1000 बराबर भागों में से 56 भागों के लिए हम भिन्न 56/1000 लिख सकते हैं।
अगर हम अंश और हर को 8 से विभाजित करें तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त होता है 7/125। अब 1 इकाई और 7/125 भाग मिलाकर भिन्न 1 और 7/125 लिखा जा सकता है। इसलिए आकाश ने दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में सही प्रकार से व्यक्त किया है। आज हमने देखे शतांश और हजारवा के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे शतांश और हजारवा से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने श्याम पट्ट पर एक संख्या लिखी और बच्चों को इसे पढ़ने के लिए कहा। करण ने इसे पढ़ा 4.635, गौरव ने इसे पढ़ा 4,635 और निर्मल ने इसे पढ़ा 4.635। पता कीजिए किसने दी संख्या को सही प्रकार से पढ़ा। कई बार दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स को गलत प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे करण ने दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद के अंकों को इकट्ठा एक संख्या के रूप में पढ़ा और गौरव ने दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर पढ़ते समय संख्या का मान ही बदल दिया। इस तरह से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर लिखे अंकों को एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंकों को एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ना गलत है। दशमलव बिंदु के बाद हम सिर्फ अंकों को पढ़ते जाते हैं। जैसे दी संख्या को पढ़ेंगे 4.635। इस तरह निर्मल का जवाब सही है। मिथ्या धारणा 2, समीर की माँ ने समीर को केक का 1/4 भाग दिया और हिना को केक का 0.125 भाग दिया। आपकी राय में किसे ज्यादा केक मिला? कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्नों यानी फ्रैक्शन से बड़ी होती है। वे तुलना करने के लिए गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते और समझते हैं कि हिना को बड़ा भाग मिला है। इस समझ के साथ ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। 1/4 और 0.125 की तुलना करने के लिए हमें दोनों संख्याएं या तो दशमलव रूप में लानी होगी या भिन्नों के रूप में व्यक्त करनी होगी। चलिए हम इन्हें दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। चूंकि 0.125 पहले से दशमलव रूप में है, इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। 1/4 को हम दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर को 25 से गुना करेंगे। इससे हमें 1/4 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 25/100। इसका दशमलव रूप होगा 0.25। अब हम 0.25 और 0.125 की तुलना करेंगे। यहाँ पूर्ण भाग बराबर है, इसलिए हम दशांश यानी टेंथ्स के अंकों की तुलना करेंगे। चूंकि 2 दशांश 1 दशांश से बड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि 0.25 0.125 से बड़ी संख्या है। इससे अब यह समझा जा सकता है कि समीर को बड़ा भाग प्राप्त हुआ है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अब हम देखेंगे शतांश और हजारवा से संबंधित साधारण गलतियां। कुछ बच्चों को यह पता नहीं होता है कि किसी संख्या में दाईं ओर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यूज घटते जाते हैं। दशमलव बिंदु के दोनों तरफ मिलते जुलते नाम देखकर उनकी यह समझ बन जाती है कि ऐसे स्थानों का मान बराबर है। जैसे 0.428 में वे यह समझते हैं कि 4 दहाइयां हैं, 2 सैकड़े हैं और 8 हजार है। यह गलत समझ है। सही समझ यह है कि 4 दशांश है, 2 शतांश है और 8 हजारवे है। तो आज हमने देखी शतांश और हजारवा से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं में शून्य की भूमिका। चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से।
निशा, मीना और मिताली का दशमलव संख्याओं से परिचय हो चुका है। टीचर ने उन्हें 1.09 और 1.9 की तुलना करने के लिए कहा। इस पर निशा का मानना था कि दोनों संख्याएं बराबर है। मीना का मानना था कि 1.09 1.9 से बड़ी है और मिताली का मानना था कि 1.9 1.09 से बड़ी है। क्या आप बता सकते हैं किसकी समझ सही है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। निशा को मिथ्या धारणा है कि शून्य के होने या ना होने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए उसके अनुसार दोनों संख्याएं बराबर है। जबकि मीना की मिथ्या धारणा यह है कि 1.09 में ज्यादा अंक है, इसलिए 1.09 1.9 से बड़ी है। यह मिताली की समझ सही है। मान लीजिए हम एक बड़े वर्ग को एक इकाई मानते हैं, तो एक पूर्ण वर्ग और एक वर्ग के 100 भागों में से 9 भाग लेने पर इनका दशमलव रूप किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। एक वर्ग यानी एक इकाई, इसलिए हम इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे। यहाँ एक वर्ग के 100 भाग किए हैं और इनमें से 9 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक इकाई के साथ 9 शतांश भी है, जिसे हम दशमलव रूप में 1.09 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अगर एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग के 10 बराबर भागों में से 9 भाग लिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक इकाई के साथ 9 दशांश भी है, जिसे हम दशमलव रूप में 1.9 से व्यक्त करते हैं। यहाँ 1.09 और 1.9 के निरूपण से पता चलता है कि 1.09 1.9 से छोटी है, इसलिए मिताली की समझ सही है। दशमलव संख्याओं में शून्य का बड़ा महत्व होता है। अगर किसी स्थान पर कोई भी अंक ना हो तो शून्य का एक स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। शून्य के प्रयोग से संख्याओं के अंकों को उनके सही स्थानों पर व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 इकाई और 9 शतांश को 1.09 इस प्रकार व्यक्त करना सही है, जबकि 1.9 इस प्रकार व्यक्त करना गलत। दशमलव संख्याओं में स्थान धारक शून्य का प्रयोग और अच्छे से जानने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। यहाँ कुछ संख्याएं हैं। क्या इन सभी का मान बराबर है? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। तो आइए सही जवाब पता करें। दशमलव के संदर्भ में शून्य बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इन्हें स्थान धारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि इनके उपयोग से अंकों को उनके सही स्थान पर सुनिश्चित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1.9, 10.9, 1.09, 1.009 संख्याएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन शून्य अन्य अंकों को उनके सही स्थानों पर पकड़ के रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका मान सही है। आइए इन्हें स्थानीय मान सारणी में देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.9 में 1 इकाई है और 9 दशांश है। 10.9 में 1 दहाई यानी 10 इकाइयां हैं और 9 दशांश है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि शून्य के प्रयोग से अंकों का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बदल गया है। इसी प्रकार 1.009 में 1 इकाई है और 9 शतांश है। 1.009 में 1 इकाई है और 9 हजारवे है। चूंकि इन सभी संख्याओं में अंकों के मान अलग अलग है, इसलिए संख्या का मान भी अलग है। अब ध्यान दीजिए 1.9, 1.90 और 1.900 पर क्या इनका मान बराबर है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 1.9 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 10 बराबर भागों में से 9 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 1.90 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 100 बराबर भागों में से 90 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। और 1.900 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 1000 बराबर भागों में से 900 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी संख्याओं द्वारा निरूपित भाग बराबर ही है, इसलिए ये सभी संख्याएं बराबर है। इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं के अंत में कितने भी शून्य लगाए या घटाए जा सकते हैं, इससे संख्या का मान नहीं बदलता। क्या हम किसी संख्या के पहले शून्यतर अंक और अंतिम शून्यतर अंक के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे अंकों का स्थान बदल जाता है और इसलिए संख्या का मान भी बदल जाता है। इसलिए ध्यान रहे, हम पहले शून्यतर अंक और अंतिम शून्यतर अंक के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य नहीं लगा सकते। साधारणतः अगर दशमलव बिंदु के बाईं ओर कोई भी अंक ना हो तो हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर शून्य रखते हैं। दशमलव बिंदु के पहले का शून्य यह व्यक्त करता है कि संख्या 1 से छोटी है, इसलिए चाहे हम 0.1 लिखें या 0.1, दोनों का मान बराबर है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं में शून्य की भूमिका। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के उपयोग। अपने जीवन में हम दशमलव संख्याओं का उपयोग कई स्थितियों में करते हैं। अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर स्थिति में आप दशमलव संख्याओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षाओं में छात्रों को प्राप्त अंक दशमलव संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। तापमान दर्शाने के लिए दशमलव संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दौड़ की प्रतियोगिता में स्पर्धकों को दौड़ पूरा करने में लगने वाला समय दशमलव संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इस तरह और कई स्थितियों में दशमलव संख्याएं प्रयोग होती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं के कुछ मजेदार उपयोग देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे दशमलव संख्याओं का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक बोतल में 2/5 लीटर पानी है और दूसरी बोतल में 3/4 लीटर पानी है, तो कौन सी बोतल में पानी ज्यादा है? यहाँ हमें भिन्नों की तुलना करनी होगी, जो आसान नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक बोतल में 0.4 लीटर पानी है और दूसरी बोतल में 0.75 लीटर पानी है, तो अब इनकी तुलना आसानी से की जा सकती है और कहा जा सकता है कि दूसरी बोतल में ज्यादा पानी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि दशमलव संख्याओं के उपयोग से मात्राओं की तुलना करना भी आसान बन जाता है। दशमलव संख्याएं न केवल तुलना करने में सहायता करती हैं, बल्कि इनके उपयोग से मात्रा को अधिक परिशुद्धता से यानी प्रिसाइजली भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक तरबूज का वजन 2 प्रकार से व्यक्त किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह तरबूज का वजन 2 किलोग्राम की तुलना में 2.250 से अधिक स्पष्ट होता है। अब चलिए कुछ उदाहरणों में दशमलव संख्याओं का प्रयोग करें। मोहित ने अपने घर के पास एक पेड़ लगाया। उसे पता करना था कि एक साल में पेड़ कितना बढ़ता है, इसलिए उसने साल के पहले दिन पेड़ की ऊंचाई मापी, जो उसे 1.48 मीटर प्राप्त हुई। साल भर उसने पेड़ की खूब देखभाल की। जैसे जैसे साल बीतता गया, पेड़ भी बढ़ता गया। साल के अंतिम दिन उसने पाया कि पेड़ की ऊंचाई 2.13 मीटर से बढ़ गई है। अगर उसे पेड़ की ऊंचाई पता करनी हो तो वह कैसे कर पाएगा? वीडियो रोककर इसे हल करने का प्रयास कीजिए। अगर मोहित को पेड़ की ऊंचाई पता करनी होगी तो उसे साल के पहले दिन की ऊंचाई के साथ ऊंचाई में हुई बढ़त को जोड़ना होगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई बराबर 1.48 मीटर धन 2.13 मीटर। इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए हम दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे, जिससे कि दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक ही स्तंभ में आए। फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं की तरह ही योग करेंगे। फिर हम परिणाम में दशमलव बिंदु के स्तंभ में दशमलव बिंदु रखेंगे। इस तरह से पेड़ की ऊंचाई प्राप्त होगी 3.61 मीटर। इसलिए साल के अंत में पेड़ की ऊंचाई होगी 3.61 मीटर। आइए एक और उदाहरण देखें।
मंजू प्रतिदिन सुबह एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमने जाती है। एक दिन उसने वृत्ताकार मार्ग के 2 चक्कर लगाए। पहला चक्कर उसने चलकर पूरा किया और दूसरा चक्कर उसने दौड़कर पूरा किया। यदि पहले चक्कर के लिए उसे 15.6 मिनट समय लगा और दूसरे चक्कर के लिए पहले से 4.9 मिनट कम समय लगा, तो पता कीजिए उसे दोनों चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगा। हमें पता करना है कि मंजू को दोनों चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगा, इसलिए हमें दोनों चक्कर के लिए लगे समय का योग करना होगा। उदाहरण में दिया गया है कि पहले चक्कर के लिए उसे 15.6 मिनट समय लगा, दूसरे चक्कर के लिए उसे 15.6 मिनट से 4.9 मिनट कम समय लगा। इसलिए दूसरे चक्कर का समय पता करने के लिए हमें 15.6 मिनट से 4.9 मिनट का व्यवकलन करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यह व्यवकलन कैसे किया जा सकता है? सोचिए। सही सोचा। पहले हम दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे, जिससे कि दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक ही स्तंभ में आए। फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं की तरह ही व्यवकलन करेंगे। फिर हम परिणाम में दशमलव बिंदु के स्तंभ में दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें दूसरे चक्कर के लिए व्यतीत किया गया समय प्राप्त होगा 10.7 मिनट। अब हम 2 चक्कर लगाने के लिए मंजू को कितना समय लगा, यह इन दोनों समय के योग से पता कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों दशमलव संख्याओं को एक स्तंभ में लिखेंगे, जिससे समान स्थान के अंक एक ही स्तंभ में आए। फिर हम पूर्ण संख्याओं की भांति इन दशमलव संख्याओं को दाएं से जोड़ेंगे और फिर परिणाम में दशमलव बिंदु के स्तंभ में दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 26.3 मिनट। इस तरह से मंजू को 2 चक्कर लगाने के लिए कुल समय लगा 26.3 मिनट। इस तरह से आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं के उपयोग। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के उपयोग से संबंधित उदाहरण। यहाँ एक टंकी है जिसमें 12 लीटर और 234 मिलीलीटर पानी है। अगर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर है, तो पता कीजिए 12 लीटर और 234 मिलीलीटर को लीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा। यहाँ 12 लीटर और 234 मिलीलीटर बराबर है 12 लीटर धन 234 मिलीलीटर के। चूँकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर है, इसलिए 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, यानी कि 0.001 लीटर। इस तरह से 234 मिलीलीटर बराबर 234/1000 लीटर, यानी कि 0.234 लीटर। तो 12 लीटर और 234 मिलीलीटर बराबर 12 लीटर धन 0.234 लीटर, यानी कि 12.234 लीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टंकी में 12.234 लीटर पानी है। अगला उदाहरण। एक दुकानदार बड़ा ही मजाकिया था। रंजीत ने उससे एक किताब खरीदी। दुकानदार ने किताब का दाम बताया 5,550 पैसे। क्या आप बता सकते हैं दुकानदार को रंजीत ने कितने रुपए देने चाहिए? रंजीत ने दुकानदार को कितने रुपए देने चाहिए, यह पता करने के लिए हमें 5,550 पैसे रुपए में व्यक्त करने होंगे। हम 5,550 पैसे बराबर 5,500 पैसे धन 50 पैसे लिख सकते हैं। चूँकि 100 पैसे बराबर 1 रुपए है, इसलिए 5,500 पैसे बराबर है 55 रुपए के। चूँकि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए, यानी कि 0.01 रुपए है, इसलिए 50 पैसे बराबर 50/100 रुपए, यानी कि 0.50 रुपए है। इस तरह से 5,550 पैसे बराबर है 55 रुपए धन 0.50 रुपए, यानी कि 55.50 रुपए। इसलिए दुकानदार को रंजीत ने 55.50 रुपए देने चाहिए। इस प्रकार आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के उपयोग से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।
देखेंगे दशमलव संख्याओं के उपयोग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। अंकिता एक किताब पढ़ रही है। वह किताब का कुछ भाग 4 घंटे 24 मिनट में पढ़ लेती है और बचा भाग 2 घंटे 36 मिनट में पढ़ लेती है, तो उसे पूरी किताब पढ़ने के लिए कितना समय लगा? कई बार समय को दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स में व्यक्त करते समय घंटे दशमलव बिंदु के पहले लिखे जाते हैं और मिनट दशमलव बिंदु के बाद में लिखे जाते हैं। इस तरह से 4 घंटे 24 मिनट को 4.24 घंटे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है और 2 घंटे 36 मिनट को 2.36 घंटे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। फिर इनका योग कर परिणाम 6.60 घंटे प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह एक गलत समझ है, क्योंकि समय को दशमलव में व्यक्त करने की यह सही विधि नहीं है। आइए सही विधि समझे। जैसे कि आपको पता ही होगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। इस तरह से 24 मिनट बराबर 24/60 घंटे बराबर 0.40 घंटे। 4 घंटे 24 मिनट बराबर 4-0.40 घंटे बराबर 4.40 घंटे। इसी तरह 36 मिनट बराबर 36/60 घंटे बराबर 0.60 घंटे और 2 घंटे 36 मिनट बराबर 2-0.60 घंटे बराबर 2.60 घंटे। पूरी किताब पढ़ने के लिए बिताया गया समय बराबर 4.40 घंटे धन 2.60 घंटे बराबर 7.00 घंटे, यानी कि 7 घंटे। मिथ्या धारणा 2। यश अपने घर से स्कूल जाते समय 2.7 किलोमीटर रिक्शा से जाता है और बचा 350 मीटर पैदल चलकर जाता है। तो बताइए यश की स्कूल उसके घर से कितने किलोमीटर दूर है? 2 अलग अलग इकाइयों पर गणितीय संक्रिया करते समय कई बार छात्र एक सामान्य गलती करते हैं। वे इकाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और अंकों पर संक्रिया करते हैं। जैसे 2.7 और 350 का योग कर परिणाम 352.7 किलोमीटर प्राप्त किया जाता है। यह एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि किसी भी गणितीय संक्रिया को करते समय हमें इकाइयों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक संख्या किलोमीटर में दी है और दूसरी मीटर में। ऐसी स्थिति में पहले हमें इनकी इकाइयों को बराबर करना आवश्यक है। यहाँ हमें दूरी किलोमीटर में पता करनी है, इसलिए हम 350 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे। चूँकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर बराबर 0.001 किलोमीटर। इस तरह से 350 मीटर बराबर 350/1000 किलोमीटर बराबर 0.350 किलोमीटर। तो कुल दूरी बराबर 2.7 किलोमीटर धन 0.350 किलोमीटर बराबर 3.050 किलोमीटर। दशमलव संख्या के दाईं ओर का शून्य हटाकर इसे ही हम 3.05 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। शून्य के हटाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 3। सुयोग ने 250 ग्राम काजू, 500 ग्राम बादाम और 750 ग्राम चीनी खरीदी। इन सभी को उसने अपने खाली बैग में रखा। पता कीजिए उसके बैग में कितने किलोग्राम वजन है। कई बार छात्र सवाल को सही प्रकार से नहीं पढ़ते, इस कारण गलत जवाब दिया जाता है। जैसे कुछ बच्चे 250, 500, 750 इन संख्याओं का योग 1500 प्राप्त करते हैं और जवाब ऑप्शन 1 देते हैं। इस सवाल में 250 ग्राम, 500 ग्राम और 750 ग्राम का योग करके परिणाम को किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। इनका योग है 1500 ग्राम। आइए 1500 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें। जैसा कि आपको पता है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, यानी कि 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। अब 1500 ग्राम बराबर 1000 ग्राम धन 500 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम है। इसी प्रकार 500 ग्राम बराबर 500/1000 बराबर 0.500 किलोग्राम है। इसलिए 1500 ग्राम बराबर 1.500 किलोग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के उपयोग से संबंधित मिथ्या धारणाएं।
आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का योग। कक्षा में अध्यापक दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स का योग कैसे किया जाता है यह पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा कि 213 और 34 का योग क्या होगा। बड़ी आसानी से बच्चों ने जवाब दिया 247। सभी बच्चे खुश थे कि उन्हें जल्दी से जवाब आ गया। इतने में अध्यापक ने एक और सवाल पूछा 2.13 और 3.4 का योग क्या होगा। इस पर बच्चे सोच में पड़ गए कि इन दो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ें। क्या यह समस्या आपको भी आ रही है? यदि हाँ तो आइए इस वीडियो में इसे दूर करें। हमें पता करना है कि 2.13 और 3.4 का योग क्या होगा। आइए इसे हल करें। आप जानते ही होंगे कि किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है और दाईं ओर पूर्ण का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल होता है। जैसे 2.13 में 2 पूर्ण है और 13 शतांश है। इसी प्रकार 3.4 में 3 पूर्ण है और 4 दशांश है। इनका योग करने के लिए चलिए हम एक वर्ग लेंगे और इसे एक पूर्ण यानी होल या एक इकाई यानी यूनिट्स मानेंगे। 2.13 में 2 पूर्ण है, इसलिए ऐसे 2 वर्ग लेंगे और 13 शतांश दर्शाने के लिए पूर्ण के 100 बराबर भागों में से 13 भागों को छायांकित करेंगे। इसी प्रकार 3.4 में 3 पूर्ण है, इसलिए हम 3 वर्ग लेंगे और 4 दशांश दर्शाने के लिए एक और वर्ग लेकर इसके 10 बराबर भागों में से 4 भाग छायांकित करेंगे। अब आइए इनका योग करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 पूर्ण है और यहाँ 3 पूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कुल 5 पूर्ण है। अब आइए 13 शतांश और 4 दशांश का योग प्राप्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम 4 दशांश वाले वर्ग की बात करें तो इसके प्रत्येक भाग को हम 10 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। इससे हमें कुल 100 भाग प्राप्त होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अब 40 छायांकित भाग है। हम कह सकते हैं कि 4 दशांश यानी टेंस बराबर है 40 शतांश यानी हंड्रेड्स के। अब हमारे पास 13 शतांश और 40 शतांश है, तो इनका योग क्या होगा? अगर हम दोनों के छायांकित भागों को किसी एक वर्ग में रखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ 100 में से कुल 53 छायांकित भाग है। हम कह सकते हैं कि 13 शतांश और 40 शतांश का योग 53 शतांश है। तो बताइए 5 पूर्ण और 53 शतांश को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? सोचिए। सही सोचा। इसे हम लिखेंगे 5.53। गणित में दशमलव संख्याओं का योग करने के लिए हम इन संख्याओं को एक के नीचे एक ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसा करते समय उनके स्थानों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे 2.13 और 3.4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि ऐसा करने से अंकों का स्थानीय मान बदल जाता है। जैसे यहाँ 4 का स्थानीय मान अब 4 शतांश बन गया है। सही प्रकार से लिखने के लिए हमें 4 को दशांश स्थान पर ही लिखना होगा, यानी कि दशांश स्थान के 1 के नीचे। अब यहाँ शतांश के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाती है। इससे योग करने में आसानी होती है। ध्यान रहे, दशमलव संख्या के अंतिम शून्यतर अंक के बाद 0 लगाना सही है और दशमलव बिंदु के बाद लेकिन शून्यतर अंक के पहले 0 लगाना गलत है, क्योंकि इससे संख्या का मान बदलता है। तो हमने संख्याओं को 1 के नीचे लिखा और 0 के उपयोग से दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या बराबर की। अब इन्हें पूर्ण संख्याओं के तरह ही जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 3 और 0 का योग है 3, 1 और 4 का योग है 5, इसी तरह 2 और 3 का योग है 5, यानी कि 2.13 और 3.4 का योग है
5.53। ध्यान रखें कि योग की जाने वाली दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 अंक है, इसलिए परिणाम में दशमलव बिंदु दाईं ओर के 2 अंकों के पहले दर्शाया जाएगा। यानी कि योग की जाने वाली संख्याओं के दशमलव बिंदु के नीचे परिणाम का दशमलव बिंदु आता है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का योग। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के योग के उदाहरण। राजेश ने आज 2 शर्ट खरीदी। एक शर्ट के लिए उसने दुकानदार को 450.50 रुपए चुकाए और दूसरी शर्ट के लिए 333.70 रुपए। पता कीजिए उसने दुकानदार को कुल कितनी धनराशि चुकाई। उदाहरण से पता चलता है कि राजेश ने एक शर्ट 450.50 रुपए की खरीदी और दूसरी शर्ट 333.70 रुपए की खरीदी। यह दोनों संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं। उसने कितनी धनराशि दुकानदार को चुकाई, यह पता करने के लिए हमें दोनों दशमलव संख्याओं को जोड़ना होगा। इन्हें जोड़ने के लिए पहले हम इन्हें स्थानीय मान सारणी में उनके सही स्थान पर व्यवस्थित करेंगे। जैसे 450.50 में 4 सैकड़े के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है, 0 इकाई के स्थान पर है, 5 दशांश के स्थान पर है और 0 शतांश के स्थान पर है। इसी प्रकार से हम 333.70 को भी स्थानीय मान सारणी में व्यवस्थित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती बराबर है, इसलिए यहाँ हमें 0 का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। परिणाम प्राप्त करने के लिए हम दूसरी संख्या के नीचे एक रेखा खींचेंगे और उसके नीचे परिणाम अंकित करेंगे। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम दाएं से बाएं जाएंगे। 0 जमा 0 बराबर 0, 5 जमा 7 बराबर 12। 12 दशांश में से 1 इकाइयों का समूह बनाया जा सकता है, जिसे हम इकाइयों के अंकों में जोड़ेंगे। बचे 2 को दशांश के स्थान पर लिखेंगे। 0 जमा 3 बराबर 3 और इसमें हासिल 1 जोड़ने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होगी। इसे हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे। इसी तरह दहाई के अंकों का योग है 8 और सैकड़ों के अंकों का योग है 7। इस तरह से दोनों दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स का योग है 784.20। यानी कि राजेश ने दुकानदार को कुल 784.20 रुपए चुकाए। अगला उदाहरण, निशा ने दुकान से 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, 0.5 किलोग्राम चाय पत्ती का पैकेट खरीदा और 2.349 किलोग्राम गुड़ खरीदा। तीनों चीजें उसने अपने खाली बैग में रख दी। पता कीजिए अब उसके बैग में वस्तुओं का कुल वजन कितना होगा। बैग में वस्तुओं का कुल वजन कितना है, यह पता करने के लिए हमें 1 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम और 2.349 किलोग्राम को जोड़ना होगा। तो आइए पहले इन्हें एक के नीचे एक व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकाई के स्थान पर अंक 1, 0 और 2 एक के नीचे एक यानी कि एक स्तंभ में है। पहली पंक्ति में दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद के अंकों की संख्या बराबर करने के लिए हम 1 के बाद दशांश के स्थान पर 0 लिखेंगे, शतांश के स्थान पर 0 लिखेंगे और हजारवें के स्थान पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में 0.5 के बाद शतांश और हजारवें के स्थानों पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार अब दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या बराबर है। अब हम दाएं से बाएं प्रत्येक स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। हजारवा के स्थानों के अंकों का योग है 9, शतांश के अंकों का योग है 4, दशांश के अंकों का योग है 8 और इकाई के अंकों का योग है 3। इस प्रकार तीनों संख्याओं का योग है 3.849 यानी कि बैग में वस्तुओं का कुल भार है 3.849 किलोग्राम। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के योग के उदाहरण। अगले वीडियो में
इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा एक व्यक्ति ने बाएं हाथ में 11.250 किलोग्राम वजन उठाया और दाएं हाथ में 5 किलोग्राम वजन उठाया। पता कीजिए उसने दोनों हाथों में कुल कितना वजन उठाया। दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर को जोड़ते समय अंकों के स्थानीय मानों यानी प्लेस वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे इस उदाहरण को हल करते समय 0 के नीचे 5 लिखा जाता है और योग 11.255 किलोग्राम प्राप्त किया जाता है। यह एक गलत समझ है। इससे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि 5 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाईं ओर लिखी जानी चाहिए। चूंकि इस संख्या में एक ही अंक है, इसलिए 5 को हम इकाई स्थान पर लिखेंगे। फिर हम 5 के दाईं ओर दशमलव बिंदु देंगे, जिससे कि हम दशांश के स्थान को अलग कर सकें। फिर हम दशांश यानी टेंस, शतांश यानी हंड्रेड्स और हजारवा यानी थाउजेंड्स के स्थानों पर 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिए कि 5 एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। हम दशांश, शतांश और हजारवे के स्थान पर 0 लिख सकते हैं। यहाँ 0 का प्रयोग एक स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर के रूप में किया गया है। इसके उपयोग से अब दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती बराबर हो गई है। इन संख्याओं का योग करने पर अब हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 16.250 किलोग्राम। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2 दिनेश ने 17.65 प्रति किलोग्राम के दर से 1 किलोग्राम चावल खरीदा और 19.80 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से 1 किलोग्राम गेहूं खरीदा। तो बताइए दिनेश उस दुकानदार को इन दोनों वस्तुओं का कुल कितना मूल्य चुकाएगा। दशमलव संख्याओं के संदर्भ में कुछ बच्चों की यह समझ होती है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के अंक एक पूर्ण संख्या बनाते हैं और दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंक दूसरी पूर्ण संख्या बनाते हैं। जब वे दो दशमलव संख्याओं का योग करते हैं तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर का योग और बाईं ओर का योग अलग अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ 6 और 8 को जोड़कर प्राप्त 14 को वैसा का वैसा लिखा गया है। हासिल को इकाई स्थान के अंकों के साथ नहीं जोड़ा गया। यह एक गलत समझ है। इससे गलत जवाब प्राप्त होता है ऑप्शन 2। सही समझ यह है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के अंक और दाईं ओर के अंक असल में एक ही संख्या को व्यक्त करते हैं। फर्क इतना है कि बिंदु के बाईं ओर उस संख्या का पूर्ण भाग होता है और दाईं ओर पूर्ण से छोटा भाग व्यक्त किया जाता है। जब हम दो दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं तो दाएं से बाएं जोड़ते जाते हैं। यहाँ हम पहले 5 और 0 को जोड़ेंगे, जिनका योग है 5। इसे हम परिणाम में 5 और 0 के नीचे लिखेंगे। इसी तरह 6 और 8 का योग है 14। अब यहाँ 2 अंक है, लेकिन परिणाम के दशांश स्थान पर हम सिर्फ 1 अंक लिख सकते हैं। इसलिए 14 में से 10 दशांश निकालकर इनका एक समूह बना सकते हैं। चूंकि 10 दशांश बराबर एक पूर्ण या एक इकाई होती है, इसलिए हम 1 को इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे और बचे 4 को परिणाम में दशांश स्थान पर लिखेंगे। इसी प्रकार हल करने पर हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 37.45 रुपए। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का व्यवकलन। शैली एक टेबल कवर पर चारों ओर लेस बॉर्डर लगाना चाहती है। शैली के पास 4.50 मीटर लंबी लेस है। इसमें से उसने 2.35 मीटर लेस टेबल कवर पर लगा दी। अब उसके पास कितनी लेस शेष होगी? शेष लेस की लंबाई पता करने के लिए हमें इन दो दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स का व्यवकलन करना होगा।
हालांकि दशमलव संख्याओं का व्यवकलन पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के व्यवकलन जैसा ही किया जाता है, लेकिन इनका व्यवकलन करते समय हमें इनके व्यवकलन से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए इस वीडियो में मजेदार तरीके से सीखें दशमलव संख्याओं का व्यवकलन कैसे किया जाता है। हम इसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें पता करना है 4.50 ऋण 2.35 का परिणाम क्या आएगा। आइए इसे हल करें। आप जानते ही होंगे कि किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाईं ओर पूर्ण संख्या होती है और दाईं ओर पूर्ण का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल होता है। जैसे 4.50 में 4 पूर्ण है और 50 शतांश है। इसी प्रकार 2.35 में 2 पूर्ण है और 35 शतांश है। इनका व्यवकलन करने के लिए चलिए हम एक बड़े वर्ग को एक पूर्ण यानी होल या एक इकाई यानी यूनिट्स मानते हैं। 4.50 में 4 पूर्ण है, इसलिए यहाँ हम 4 वर्ग लेंगे और 50 शतांश दर्शाने के लिए एक और वर्ग लेकर उसके 100 बराबर भागों में से 50 भागों को छायांकित करेंगे। 2.35 में 2 पूर्ण है, इसलिए यहाँ हम 2 वर्ग लेंगे और 35 शतांश दर्शाने के लिए एक और वर्ग लेकर इसके 100 बराबर भागों में से 35 भागों को छायांकित करेंगे। अब हम 4.50 से 2.35 का व्यवकलन करेंगे। यहाँ 4 पूर्ण है, इनमें से 2 पूर्ण निकालने पर 2 पूर्ण शेष रहेंगे। इसी प्रकार शतांश के 50 भागों में से 35 भाग निकालने पर शेष 15 रहेंगे। तो बताइए 2 पूर्ण और 15 शतांश को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? सोचिए। सही सोचा। इसे हम लिखेंगे 2.15। चूंकि यहाँ 2 पूर्ण है और 15 शतांश है, इसलिए शेष लेस की लंबाई है 2.15 मीटर। गणित में दशमलव संख्याओं का व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन जैसा ही किया जाता है। व्यवकलन करने के लिए पहले हम जिस संख्या से घटाया जा रहा है उसे ऊपर लिखते हैं और फिर इसमें से जिस संख्या को घटाया जा रहा है उसे इस संख्या के नीचे लिखते हैं। ऐसा करते समय हमें अंकों के स्थानों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। संख्याओं में समान स्थान के अंक एक ही स्तंभ में लिखे जाने चाहिए, अन्यथा परिणाम गलत होता है। इसीलिए यहाँ हम इकाई के 4 और 2 एक ही स्तंभ में लिखेंगे, दशांश के 5 और 3 एक स्तंभ में लिखेंगे और इसी प्रकार शतांश के 0 और 5 भी एक ही स्तंभ में लिखेंगे। हो सकता है कि दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की गिनती बराबर ना हो। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सोचिए। सही सोचा। हमें रिक्त स्थानों पर 0 रखकर इनकी गिनती बराबर कर लेनी चाहिए। चूंकि यह दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है, इसलिए ऐसा करना आवश्यक नहीं। चूंकि हमने अब संख्याओं को एक के नीचे एक व्यवस्थित कर लिया है, इसलिए अब हम इनका व्यवकलन कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हम व्यवकलन करने के लिए दाएं से बाएं जाते हैं। इस तरह से पहले हम 0 से 5 का व्यवकलन करेंगे, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटी संख्या है 5 से। इसलिए हम 0 के बाईं ओर के अंक से एक हासिल यानी बोरो लेंगे। इससे दशांश स्थान के अंक का मान 1 से कम हो जाएगा, यानी कि 5 से घटकर 4 हो जाएगा। चूंकि दशांश स्थान का मान शतांश स्थान के मान का 10 गुना होता है, इसलिए अगर हम दशांश स्थान से 1 हासिल लेंगे तो शतांश स्थान पर इसका मान होगा 10। संक्षेप में 1 दशांश बराबर 10 शतांश होते हैं। इस प्रकार अब शतांश स्थान पर 10 है और 0 है, यानी कि कुल 10 धन 0 बराबर 10 है। अब हम 10 में से 5 को घटा सकते हैं। इससे परिणाम के शतांश स्थान पर अंक 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम दशांश स्थान के अंकों का व्यवकलन कर सकते हैं। 4 से 3 घटाने पर परिणाम के दशांश स्थान पर 1 लिखा जाएगा। फिर हम दशमलव बिंदु को नीचे लेते हैं, जिससे कि हम परिणाम के पूर्ण भाग को पूर्ण से छोटे भाग से अलग कर सकें। फिर हम इकाई के अंकों का व्यवकलन करेंगे। 4 से 2 घटने पर 2 प्राप्त होगा,
जिसे हम परिणाम में इकाई के स्थान पर लिखेंगे। इस प्रकार हमने 4.50 से 2.35 का व्यवकलन कर परिणाम प्राप्त किया है 2.15। हम कह सकते हैं कि शैली के पास अब 2.15 मीटर लंबी लेस शेष है। तो क्या अब आप दशमलव संख्याओं का व्यवकलन कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। दूध वाले के पास 23.250 लीटर दूध है। उसमें से वह 19.750 लीटर दूध बेच पाता है। तो बताइए उसके पास कितना दूध शेष रहता है? अगर आपको परिणाम 3.500 लीटर प्राप्त होता है तो बधाई हो, आपने दशमलव संख्याओं का व्यवकलन ठीक प्रकार से सीख लिया है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का व्यवकलन। अगले वीडियो में इनके कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन के उदाहरण। मधु ने कुल 36.423 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने 31.8 किलोमीटर की दूरी जहाज से और शेष दूरी बस से तय की। पता कीजिए उसने बस से कितनी दूरी तय की। इस उदाहरण से पता चलता है कि मधु ने 36.423 किलोमीटर की कुल दूरी तय की है। इसमें से उसने 31.8 किलोमीटर की दूरी जहाज से तय की। हमें मधु द्वारा बस से तय की गई दूरी पता करनी है। इसे पता करने के लिए हमें कुल दूरी से जहाज द्वारा तय की गई दूरी का व्यवकलन करना होगा। इसलिए बस से तय की गई दूरी बराबर 36.423 किलोमीटर ऋण 31.8 किलोमीटर। इनका व्यवकलन करने के लिए हम पहले इन्हें इनके स्थानों के अनुसार एक के नीचे एक व्यक्त करते हैं, जिससे कि दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक स्तंभ में आए। यहाँ हम 8 के बाद शतांश और हजारवा के स्थान पर 0 लिखेंगे। क्या आप बता सकते हैं हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि दोनों संख्याओं में स्थानों की संख्या बराबर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। क्योंकि दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स के दाईं ओर हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, इससे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए इनका व्यवकलन करें। हजारवें स्थान के अंकों का व्यवकलन करने पर हमें परिणाम के हजारवें स्थान पर अंक 3 प्राप्त होता है। शतांश स्थान के अंकों का व्यवकलन करने पर परिणाम के शतांश स्थान पर अंक 2 प्राप्त होता है। दशांश के अंकों का व्यवकलन हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला अंक छोटा है और नीचे वाला अंक बड़ा। इसलिए हम इकाई के अंक 6 से 1 हासिल लेंगे। इसी के साथ इकाई के स्थान पर 5 बचेगा। इकाई स्थान का 1 यानी दशांश स्थान के 10 है। इसलिए दशांश स्थान पर अब 10 और 4 है, यानी कि 14 है। अब हम 14 में से 8 का व्यवकलन कर सकते हैं। इससे परिणाम के दशांश स्थान पर अंक 6 प्राप्त होगा। फिर हम इकाई के अंकों का व्यवकलन करते हैं। इससे हमें परिणाम के इकाई स्थान पर अंक 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दहाई के अंकों का व्यवकलन करने पर परिणाम के दहाई स्थान पर अंक 0 प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 4 इकाई स्थान पर है, 6 दशांश स्थान पर है, 2 शतांश स्थान पर है और 3 हजारवें स्थान पर है। हम कह सकते हैं कि 36.423 किलोमीटर ऋण 31.8 किलोमीटर बराबर है 4.623 किलोमीटर के। इसलिए मधु ने बस से 4.623 किलोमीटर की दूरी तय की। अगला उदाहरण, आनंद के बैंक खाते में 3,200 रुपए थे। अगर वह इसमें से 2,879.85 रुपए इंटरनेट पर खरीदारी के लिए खर्च करता है तो उसके खाते में कितनी धनराशि शेष होगी? आनंद के बैंक खाते में कुल धनराशि 3,200 रुपए थी। इसमें से उसने इंटरनेट पर खरीदारी के लिए 2,879.85 रुपए खर्च किए। इसलिए
शेष धनराशि बराबर कुल धनराशि ऋण इंटरनेट पर खरीदारी के लिए खर्च की गई धनराशि यानी कि 3,200 रुपए ऋण 2,879.85 रुपए। इस व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करने के लिए आइए इन दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखें। ध्यान रहे दोनों संख्याओं के समान स्थान के अंक एक स्तंभ में आने चाहिए। अब यहाँ शतांश के स्थान का व्यवकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि 0 5 से छोटा अंक है, इसलिए दशांश के अंक से हासिल लेना होगा, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यह इकाई के अंक से हासिल लेगा। लेकिन उसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह दहाई के अंक से हासिल लेगा। यहाँ भी 0 ही है, इसलिए यह सैकड़े के अंक से हासिल लेगा। इसके साथ सैकड़े के स्थान पर एक शेष रहेगा। 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाइयां, इसलिए दहाई के अंक को 10 के साथ जोड़ेंगे। अब इस स्थान पर कुल मान है 10, इसमें से एक इकाई के स्थान को देंगे तो दहाई के स्थान पर 9 बचेंगे। 1 दहाई यानी 10 इकाइयां, इसलिए इकाई के स्थान पर अब 10 इकाइयां हैं। फिर हम इसमें से एक इकाई दशांश के अंक को देंगे, जिससे इकाई पर 9 रहेंगे और दशांश के पास 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम हासिल को आगे देते जाएंगे। अब शतांश स्थान पर 10 है, इसमें से 5 को घटाकर हम परिणाम के शतांश स्थान पर 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दशांश के 9 में से 8 घटाकर परिणाम प्राप्त होगा 1, जिसे हम परिणाम के दशांश स्थान पर लिखेंगे। इसी प्रकार हल करते हुए हम परिणाम प्राप्त कर लेंगे 320.15 रुपए। वीडियो रोककर इसे कैसे हल किया गया है यह समझे। तो खरीदारी के बाद आनंद के खाते में शेष धनराशि होगी 320.15 रुपए। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा, एक पेड़ की ऊंचाई 9.336 मीटर है और दूसरे पेड़ की ऊंचाई 7.51 मीटर है। पता कीजिए इनकी ऊंचाई में कितना अंतर है। ऊंचाई में अंतर पता करने के लिए हमें 9.336 मीटर से 7.51 मीटर का व्यवकलन करना होगा। यह व्यवकलन करने के लिए पहले 9.336 को लिखा जाता है, फिर उसके नीचे दूसरी दशमलव संख्या को लिखा जाता है। लेकिन ऐसा करते समय बच्चे एक साधारण गलती करते हैं। वे अंकों की गिनती बराबर करने के लिए 7.51 को 7.051 इस प्रकार लिखते हैं। संक्षेप में कहे तो वे दशमलव बिंदु के तुरंत बाद 0 रखते हैं। इस गलतफहमी के कारण इन छात्रों को व्यवकलन का परिणाम 2.285 मीटर प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। यहाँ 7.51 में 7 इकाइयां, 5 दशांश और 1 शतांश है, लेकिन 0 रखने के बाद बनने वाली संख्या में 7 इकाइयां, 0 दशांश, 5 शतांश और 1 हजारवा है। दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए इस संख्या में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद 0 रखना गलत है। सही समझ यह है कि हमें दशमलव संख्या के बाद यानी 1 के बाद 0 रखना चाहिए, जिससे कि संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। इस समझ के साथ व्यवकलन का सही परिणाम प्राप्त किया जाता है 1.826 मीटर, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। अब आइए देखें दशमलव संख्याओं के संदर्भ में छात्रों द्वारा की जाने वाली कुछ साधारण गलतियां। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। राहुल और राकेश ने एक परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में राहुल को 80.1% मार्क्स मिले और राकेश को 79.67% मार्क्स मिले। तो राहुल और राकेश के प्रतिशत मार्क्स में कितना अंतर है? राहुल और राकेश के प्रतिशत मार्क्स में कितना अंतर है, यह पता करने के लिए बड़ी दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर से
छोटी दशमलव संख्या को घटाना होगा। कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं की तुलना गलत प्रकार से करते हैं। वे समझते हैं कि 79.67 में 4 अंक है, इसलिए यह संख्या 80.1 से बड़ी है। इस समझ के साथ वे 79.67 से 80.1 को घटाने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम वे ज्ञात नहीं कर पाते। कुछ बच्चे यह तो सही समझते हैं कि यहाँ 80.1 से 79.67 को घटाना होगा, लेकिन वे शून्य के उपयोग से दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती बराबर नहीं करते। वे यह समझ लेते हैं कि रिक्त स्थान से 7 का व्यवकलन करने पर परिणाम 7 ही आएगा, इसलिए परिणाम में वे 7 लिखते हैं, फिर आगे का व्यवकलन करते हैं। यह भी गलत समझ है। कुछ बच्चे शून्य का प्रयोग कर दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती बराबर कर लेते हैं, लेकिन घटाते समय वे बड़े अंक से छोटे अंक को घटाते जाते हैं। जैसे 7 से 0 का व्यवकलन 7 लिखते हैं, 6 से 1 का व्यवकलन 5 लिखते हैं। यह भी गलत जवाब है। एक और साधारण गलती होती है कि बच्चे हासिल को नजरअंदाज करते हैं। जैसे यहाँ 0 से 7 का व्यवकलन नहीं हो सकता, इसलिए 1 से हासिल प्राप्त किया जाता है, लेकिन 1 को न घटाकर वैसा का वैसा रखा जाता है। इससे उन्हें 11.53 परिणाम प्राप्त होता है, जो एक गलत परिणाम है। सही समझ है कि हमें 80.1 से 79.67 का व्यवकलन करना होगा। इसके लिए हम 1 के बाद 0 रखेंगे, फिर हम निम्न प्रकार से व्यवकलन करेंगे। वीडियो रोककर इसे समझें। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 0.43। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां।